This is a third question. Sulfur form two chlorides P and Q. Chloride P has the formula of this S2Cl2 and chloride Q has the formula of SCl2. ठीक है भाई, दो अलग अलग क्लोराइड है सल्फर के और दोनों का फॉर्मूला आपको गिवन है. Now they are asking both chlorides are covalent bonded and has a low melting point. Suggest in terms of attraction between the particles why these chloride has low melting point. क्या लिखोगे बच्चों? देखो मैंने आपको जो चीज बताई है वो पेपर में लाजमी आपको मिली है. देखो तो वो बोल रहे हैं आपने क्या बताना है, पार्टिकल्स के दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बतानी है, कौन सा पार्टिकल है आपको ये भी बताना होगा, और जो जो स्ट्रांग है या वीक है किसकी स्ट्रेंथ क्या है वो भी आपको बतानी होगी. तो बच्चों इसमें क्या आंसर हमें लिखना चाहिए, होपफुली आप सबको याद होगा. आप बता सकते हैं बोथ क्लोराइड chlorides of sulfur has weak intermolecular force of attraction. अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा. आपको बताना पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट, आपको ये बताना पड़ेगा. तो ये आपको मिल गया पूरे 2 नंबर. ठीक है, अगर आप इसमें सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नाम भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट राइट नाउ उसने पूछा नहीं है इसलिए मैंने उसमें स्ट्रक्चर की बात नहीं की है. ठीक है. देन सेकेंडली दे आर आस्किंग फॉर इन बी पार्ट क्लोराइड पी फॉर्म व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद क्लोरीन. राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. आपने इसमें इक्वेशन लिखनी है. तो भाई S2Cl2 आपने बनाना है. जब आप S2Cl2 बनाएंगे तो ये S2Cl2 किससे बनेगा? S2Cl2 बनेगा सल्फर से. और किससे बनेगा भाई? क्लोरीन से. बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 की फॉर्म में और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए. बाकी आप बैलेंस करने के लिए सल्फर को आप यहाँ पर क्या लगा दें, 2 लगा दें, और ये हो गई इक्वेशन आपकी कंप्लीट. ठीक है. एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग फॉर कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फिगर 3.1 of a molecule of chloride SCl2. show outer shell electrons only. आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन आपने दिखाने हैं, उसने मेंशन कर दिया है. अब आप देखो वो चाहता तो आपसे S2Cl2 भी बनवा सकता था, है ना भाई, लेकिन उसने नहीं बनवाया क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा और फिर आप हो जाएंगे परेशान. इसीलिए जो फॉलो कर रहा है उसने सिर्फ उसी की डायग्राम आपसे बनवाई है. आप लोग परेशान होते सर वो आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा. ऐसे कैसे आ जाएगा भाई, हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है. तो कैसे आ जाएगा? जो चीज हमारे सिलेबस का पार्ट है बस पेपर में वो आती है. सो सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 शेयरिंग है. तो 2 शेयर कैसे करेगा भाई? 1 2 और बाकी 3 4 5 6. इसके 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप पूरे कर सकते हैं. ठीक है. और क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7. इसके पास भी होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6 7. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. Now the next part they are asking for, they are saying chloride of P is converted into chloride of Q by a reaction with chlorine in a closed container. The reaction reaches an equilibrium, right? The forward reaction is exothermic, suggests 2 changes to the condition which will result in decrease in the concentration of chloride Q at equilibrium. वो बोल रहा है कि यार ये वाला कम हो जाए, लो हो जाए. अगर ये वाला लो हो जाए तो कौन सी 2 कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे? नाउ यू नीड टू कीप रिमेंबर, वो कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास एक्सो है और बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास एंडो है. तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट लो हो जाए तो यू मस्ट नीड टू फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर. राइट बच्चों और नॉट? अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाए सो यू डेफिनेटली नीड टू शिफ्ट द इक्वेशन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, जो कि एंडोथर्मिक है. और एंडोथर्मिक में आपको क्या करना पड़ेगा भाई? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा लाजमी, तब जाके ये होगा. तो पहली चीज तो आप लिख सकते हैं क्या? इंक्रीज टेम्परेचर. ये बात आप लोग लिख लीजिए. ठीक है. और एक और फैक्टर हमारे पास क्या था भाई? एक और फैक्टर हमारे पास था कॉन्सेंट्रेशन का. सो कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर भी आप लोग लिख सकते हैं. कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर क्या लिख सकते हैं? इफ यू वांट टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप क्या कर दें, आप कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दें भाई? कॉन्सेंट्रेशन आप कॉन्सेंट्रेशन आप S2Cl2 की कम कर दें. ठीक है ना. अगर आप रिएक्टेंट कम करेंगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे ही आ जाएगा. ठीक है. ये आप फॉर सपोज इसके अंदर
क्लोरीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कर दें, या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आप इसमें कम कर दें। सो वी कैन से दैट डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में से कोई सी भी एक की कर दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2Cl2 कर दें, या आप Cl2 कर दें, दोनों में से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे सो रिएक्शन उसी तरफ जाएगा जो लाइटर साइड होगी। और अगर आपने प्रेशर वाली बात लिखनी है तो प्रेशर में यहाँ पर वी हैव टू गैशियस मोल्स, ठीक है ना, और यहाँ पर वी हैव अगेन टू गैशियस मोल्स। तो बहुत सारे मोल्स जो हैं गैस के यहाँ पर सेम है दोनों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गैस का और प्रेशर की बात कर रहे हैं। सो प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हेयर बिकॉज द नंबर ऑफ gaseous moles on both sides are equal, right? So pressure का यहाँ पर यूज नहीं है, no effect of pressure due to the equal number of what बच्चों, the gaseous moles. और catalyst is also again the same thing, catalyst is going to speed up the reaction only, it's not going to what the shifting the position of equilibrium or increasing the product or reactant anywhere, right? तो आप पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट का कोई काम है नहीं यहाँ पर, दूसरा ये कि प्रेशर का भी यहाँ पर माशाल्लाह से कोई काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, लेट्स सी। नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन in D is determined the collision theory by the collision theory. The rate of reaction depends on two factors: the frequency of collision between the particles, right, and the proportion of the collision which have enough energy for the reaction, right? अब देखो जो इनफ एनर्जी वाला सीन है वो तो है कैटलिस्ट की वजह से, ठीक है ना, और जो कोलिजन वाला है वो टेम्परेचर प्रेशर वाला की वजह से हो सकता है। नाउ दे आर सेइंग ग्रेटर और इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी, पूरी बात लिखी हुई है। डिफाइन द टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने बताया था आप लोगों को बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देके कि अगर कोई बच्चा जो है पहाड़ पे खड़ा हुआ है, या कोई लड़का पहाड़ पे खड़ा हुआ है, कोई लड़की पहाड़ पे खड़ी हुई है, और पीछे से कोई बंदा आके हल्का सा पीछे से पुश करे, हल्का सा हाथ लगाए, सो यू विल सी के उसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा और वो पहाड़ों के नीचे मिलेगा, है ना भाई, फाइनल प्रोडक्ट। सो द थिंग इज कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लगा रहे हैं रिएक्शन शुरू करने के लिए, दैट इज एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी। सो आप इसकी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, दिस इज व्हाट द मिनिमम द मिनिमम amount of energy, the minimum amount of energy, right? Minimum amount of energy that's required to start any reaction, right? That the minimum amount of energy required to start a chemical reaction, a chemical reaction. रिएक्शन करना जरूरी है भाई, ऐसा ना हो कि बस कोलाइड हो जाए, रिएक्शन करना जरूरी है। गिव द सिंबल फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का सिंबल नॉर्मली मैं आपको जो क्लासेस में यूज करते हैं हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, ई ए, कैपिटल ई और स्मॉल ए, तो आप वही यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ अगेन वी हैव वन क्वेश्चन विच इज ऑफ 5 मार्क्स, और मुझे लगता है ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है ये। कंप्लीट द टेबल 3.1 टू शो द इफेक्ट इफ एनी व्हेन द कंडीशन आर चेंज, यूज ओनली द वर्ड इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। आपने सिर्फ ये यूज करना है, इसके अलावा आप कुछ और अपनी तरफ से अला बला यूज नहीं कर सकते। कीप इट रिमेंबर। नाउ चेंज टू द कंडीशन, effect on the frequency of collision and effect on the proportion of the collisions, right? ये मतलब आपने बताना है कि कोलिजन पे इफेक्ट आएगा या एनर्जी पे इफेक्ट आएगा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन बढ़ा देते हैं। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन बढ़ा देते हैं तो यू नीड टू कीप रिमेंबर देयर वुड बी मोर पार्टिकल्स इन द कंटेनर, एंड द पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज, देन देयर चांसेस ऑफ कोलिजन वुड बी इंक्रीज। सो डेफिनेटली दिस पार्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, और एनर्जी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये थोड़ी ना दो एनर्जी अगर फोर दो जवान क्लोरीन अंदर आ गए तो वो दो पुराने बुढ़े क्लोरीन जो हैं उनको बड़ी एनर्जी दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये सारे ही सेम एनर्जी रख रहे होंगे, ठीक है। Now, once you are increasing temperature, increasing what? The chances of collision, because their energy is going to be increases. The particles have much more energy and they start moving with greater energy. That is why the chances of collision is going to be increased. So both the things that are going to be increased, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है भाई, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से कोलिजन इंक्रीज हो रहा था, दोनों इंक्रीज होंगे। देन द लास्ट पार्ट इज अ कैटलिस्ट। व्हेन यू आर एडिंग अ कैटलिस्ट इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम करती तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स अब ऐसे होंगे जिनके पास इनफ एनर्जी होगी रिएक्शन करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अगेन द टर्म विच इज कनेक्टेड विद एनर्जी।
टेम्परेचर और कैटालिस्ट जो है एनर्जी से कनेक्टेड है। कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये जो है आपके पास सरफेस एरिया, दे आर नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड विद एनर्जी, दे आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद कोलेजन्स, राइट। वो कोलेजन से ताल्लुक रखते हैं। Now let's move on towards the F part, and I think this is the last part. Definitely this is the last part. They are saying the reaction of chloride P with chlorine is a redox reaction. The oxidation number of chlorine in chloride P and chloride Q is -1. Use the oxidation number to explain why sulfur is oxidized in the forward reaction. ऑक्सीडेशन नंबर आपने यूज करना है। तो देखो, अगर एक क्लोरीन -1 है, दो क्लोरीन -2 हो गए, एंड सल्फर ओवर हेयर आपके पास +1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास दो सल्फर है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लें साइड में। C2S2Cl2 is equals to 0. Each chlorine is -1 into 2 is equals to 0. So this would be S2 is equals to +2. जब उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, एंड ईच सल्फर वुड बी +1। ठीक है। एंड ओवर हेयर अगर आप देखें तो एक क्लोरीन -1 है तो दो हो गए -2, तो यहाँ सल्फर +2 है क्योंकि एक ही है। So sulfur is going to be oxidized. You can see this as the oxidation state of sulfur is going to be increased. और ये वाला जो क्लोरीन है आपके पास, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और ये यहाँ से हो गया -1। सो दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, सल्फर ऑक्सीडाइज कैसे हुआ है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर is going to be sulfur is going to be increased from +1 to +2, right। इसलिए ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड, और यहाँ क्लोरीन ऑक्सीडाइज इन द रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहा है भाई वो, तो रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में आप देखें क्लोरीन -1 था, और अब वो -1 से क्या हो गया भाई, 0 हो गया। तो -1 से 0 हो गया तो ये क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया। तो ये रिवर्स रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, और फॉरवर्ड रिएक्शन में रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, या आप देखें अब यहाँ पर अगर क्लोराइड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि बैकवर्ड में क्लोराइड था, बट हम यहाँ क्लोरीन लिख देते हैं एटम की फॉर्म में, ना कि मॉलिक्यूल और ना ही आइन, हम इसका नाम लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन is increased from -1 to 0। ठीक है भाई, ये इंक्रीज होके -1 से कहाँ गया, 0 की तरफ आ गया है। इस वजह से आपके पास क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज हुआ है रिवर्स रिएक्शन में। तो 19 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप देखें जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, कुछ न्यू लुक इस क्वेश्चन को दिया गया है। जी, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ओनली। जी हुजैफा। सलाम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर ए पार्ट दिखाएंगे आप? ए पार्ट देख लीजिए, ये रहा। के अंदर बोला था हम ये नहीं लिख सकते कि सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। देखो, उसने पूछा ही नहीं ना हमसे स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम क्यों लिखें। मैंने बताया ना नहीं तो आपको कि ये हम यहाँ लिखना है पर सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर कि लिखेंगे तो आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख लें, लेकिन उसने हमसे पूछा ही नहीं। उसने कहीं लिखा ही नहीं कि हम स्ट्रक्चर भी बताएं। ठीक है। नहीं, अगर वो लिखेंगे तो मार्क होगा उसका, या फिर नहीं होगा ना एडिशनल मार्क बेटे, इन्फॉर्मेशन मार्क ही है? नहीं होगा ना। देखो, उसके अंदर फिलहाल उसने बोला है बताओ अट्रैक्शन बताओ बिटवीन द पार्टिकल्स, तो आपने पार्टिकल्स के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन बतानी है। उसने बोला ही नहीं कि आपको बताएं पार्टिकल्स या उनका स्ट्रक्चर भी बताएं आप, उसने बोला ही नहीं। जी ईमान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। एक्चुअली हार्ट से मेरे स्कूल और मैंने एक मार्क भी काटा था, बिकॉज आई मेड द डॉट एंड क्रॉस बॉन्ड वाला बीच में। उन्होंने कहा था कि ये जो सर्कल की लाइन है उसके ऊपर बनाओ। तो अब मैं
मतलब ये बीच में बनाना है या लाइन पर बनाना है? बिकॉज ही दोनों बना गेव मी सकते हैं टू बेटे, आउट ऑफ दोनों थ्री ओनली बिकॉज दोनों मैंने। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, आप दोनों बना सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको जो ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में, जब आप ये डॉट एंड क्रॉस लगाते हैं कोवेलेंट वाले में, आप बीच में लगाना चाहें बीच में लगाएं, और अगर आप कोने में लगाना चाहें कोने में लगाएं, लाइन पे लगाएं। लेकिन याद रहे ये शेयर पेयर्ड वाले एरिया में लगाएं। ठीक है ना? अगर फॉर सपोज आप कह रही हैं कि मुझे ये सेंटर में लगाने का मजा आता है, तो आप सेंटर में लगा लें, लेकिन यू नीड टू कीप रिमेंबर कि ये सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब वो कहीं पर भी हो इस एरिया में आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है? तो अगर आप कह रही हैं कि सर मैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कॉर्नर्स पे बनाना चाह रही हूँ, तो भाई कॉर्नर्स पे बना लें, मुझे कोई एतराज नहीं है तो उसी पार्ट में ना वो। ठीक है सर। सही है जी। अरविंद। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम टेम। Sir, I wanted to ask that in E3, I did not understand that why is the answer increases for a catalyst is added. बेटे देखो, आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। सही है? दिस इज लाइक दैट कि फॉर सपोज मेरे पास जो है एक डेटा है। ठीक है ना? इस डेटा के अंदर आप देखें, मैंने बच्चों का एग्जाम लिया फॉर सपोज ना, तो कुछ अमाउंट जो था परसेंटेज में बच्चों का क्या था, जिनका आ रहा था सी ग्रेड। ठीक है ना? और क्योंकि वो कितने बच्चे थे आपके पास, इसका ग्रेड सी इसलिए आ रहा था क्योंकि इनकी परसेंटेज कितनी थी, फॉर सपोज 45% इनके रिजल्ट से, इस वजह से इनका सी ग्रेड आंसर आ रहा था, या सी ग्रेड इनका ग्रेड आ रहा था। और कुछ बच्चे थे जो अच्छे खासे ज्यादा थे, उनका ग्रेड आ रहा था मेरे पास बी फॉर सपोज ना। उनका बी ग्रेड इसलिए आ रहा था कि उनके मार्क्स जो है तकरीबन 60% थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका क्या आ रहा था मेरे पास, ए आ रहा था, और उनका ए इस वजह से आ रहा था क्योंकि उनके 70% मार्क्स थे फॉर सपोज, है ना भाई? और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका ए स्टार आ रहा था, और उनका ए स्टार इसलिए आ रहा था बिकॉज दे हैव 80+, आप कह लें कि परसेंटेज उनके रिजल्ट की थी, तो इसलिए उनका ए स्टार या ए प्लस आ रहा था। ठीक है? नाउ द थिंग इज, मैंने क्या किया, इस रिजल्ट्स के अंदर कैटलिस्ट ऐड कर दिया। ठीक है ना? सो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या हुआ, फोर सपोज 80 एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है बच्चों आपके पास, फोर सपोज 80 एक्टिवेशन एनर्जी है। जिसकी परसेंटेज 80 होगी उसका ए स्टार आ जाएगा, जिसकी 80 नहीं होगी उसका ए स्टार नहीं आएगा, है ना भाई? यही कहानी है ना। यानी कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी, जिसके अंदर एनर्जी इतनी होगी जो कि 80 तक पहुंच रही होगी, वो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे होंगे खाली, है ना भाई? तो जैसे ही Yes, sir. फोर सपोज मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, तो ये जो थ्रेशोल्ड था फॉर सपोज ये आ गया कहाँ पर, 75 पर। कहाँ आ गया ये? कैटलिस्ट ऐड करने से ये थ्रेशोल्ड 75 पे आ गया। नाउ अब जो बच्चे 75, 76, 77, 78 और इन सारे मार्क्स पर खड़े हुए होंगे, या इन परसेंटेज पर खड़े होंगे, डेफिनेटली नाउ दे आर एबल इनफ टू हैव ए स्टार, राइट? अब उनके पास भी ए स्टार लाने के चांसेस हैं। तो सेम सिचुएशन रिएक्शन में होती है व्हेन यू आर एडिंग कैटलिस्ट। तो होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो जो पार्टिकल्स करीब करीब वाले होते हैं ना, मतलब जिनकी इतनी इनफ एनर्जी होती है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस कर जाए, तो वो रिएक्शन कर लेते हैं। सही है भाई? Okay, sir. तो Thank इट you. मीन्स कि उनकी एनर्जी ही का ताल्लुक है इससे, तो डेफिनेटली फिर एनर्जी ही यहाँ पर हम लिखेंगे, इनफ एनर्जी वाली बात। ठीक है? जी जी, क्या कह रहे हैं? जी सर, इसी ई वाले पार्ट का मुझे ऊपर एक क्वेश्चन था, वो समझ नहीं आया था। कौन सा? इतना आसान है, डेफिनेशन पूछ रहा बेटे। सर लाइक एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने इक्वेशन दी हुई थी और उसको वो एनर्जी का कुछ था कि। कुछ भी नहीं है, एक तो डेफिनेशन पूछ रहा है ये डॉग से पीछे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कि उन्होंने जो वो नहीं था कि क्वेश्चन जिसमें आप एनर्जी बैलेंस का कुछ था उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें बेटे। और ये सर अगर ये एक स्क्वायर पे अगर ग्रे ब्रेक हुआ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप उधर लिखे नहीं यस, इसका मतलब है दिस इज जो नॉट द टेबल पार्ट है। ऑफ क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व ना करें। तो ठीक है जी आमना। सर ये वाला क्वेश्चन था जी जी बोले, डी का। बोले बोले। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसने बोला है कि आप इस रिएक्शन को, मतलब वो कह रहा है प्रोडक्ट कम कर दो, प्रोडक्ट कम कर दो। इसका मतलब दे आर आस्किंग फॉर कि रिएक्शन कहाँ जाए, बैकवर्ड। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इफ यू आर गोइंग टू शिफ्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो रिएक्टेंट्स कम कर दो, रिएक्टेंट्स कम कर दो, या प्रोडक्ट बढ़ा दो। अब प्रोडक्ट कैसे बढ़ाएंगे हम? प्रोडक्ट तो नहीं बढ़ा सकते ना भाई, कहाँ से लेके आएंगे प्रोडक्ट? क्लोज सिस्टम है।
तो रिएक्टेंट अगर हम निकाल लें तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा लाइटर साइड पे। दूसरा ये कि रिएक्शन फॉरवर्ड एक्सो है बैकवर्ड एंडो है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी बैकवर्ड जाएगा, लो करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो ये हाई हो जाएगा, हमें हाई नहीं करना है, इसको कम करना है। ठीक सही है, ठीक है, ओके। ये तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन थैंक वाला यू। सवाल है। जी आमना क्या कह रही हो बेटे? सर मुझे पार्ट एफ का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो समझ नहीं आया है। पार्ट एफ का फर्स्ट वाला पार्ट, इसमें क्या मुश्किल है भाई? आप देखो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप दोनों साइड पर। सल्फर की ऑक्सीडेशन यहाँ पर स्टेट कितनी आ रही है, +1, और यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है भाई, SCl2 इज इक्वल टू 0। आपके पास -1 इंटू 2 विल गोज ओवर देयर एंड इट इज गोइंग टू बी +2। तो जब +1 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। ओके। सही है जी आयशा असलम? सर ये जो सल्फर है दोनों साइड में +2 नहीं होना चाहिए? +2 दोनों साइड पे कैसे होगा बेटे? इस 2 की तो हम बात ही नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए डाला हुआ है। सही है, ये 2 तो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए है। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 दैट यू नीड टू नो, और ये हो गया हमारा